डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हैं। आधुनिक भारत को हमने काफ़ी सारा डिस्कस किया है। 1857 की क्रांति, उसके बाद किस तरीके, सबसे पहले हमने देखा यूरोपीय किस तरीके से भारत में आए, फिर 1857 की क्रांति हुई, बीच में बहुत सारे कृषक विद्रोह हुए हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन चले हैं, उसके साथ साथ क्या है कि आर्थिक इनके जो प्रभाव रहे वो देखा हमने, और 2 विश्व युद्ध हुए हैं बीच में, उसमें देखा था क्या क्या हुआ है। अब हम देखते हैं भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सभी देख लिया, और भारत छोड़ो आंदोलन भी देखा। अब हम देखेंगे कि लगभग हम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले हैं, तो इसी से संबंधित आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे? डू और डाई। ठीक, किस आंदोलन में कहा था? हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। तो डू और डाई, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने ऐसी बात कही थी। और उन्होंने भारतवासियों को बहुत छोटा सा मंत्र भी दिया था। वो कह रहे थे कि मैं मंत्र दे रहा हूँ, इसे आप अपने दिल में सजो कर रखें और अब इस हर सांस में इसका जाप करें, करो या मरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। बिल्कुल सही है। गांधी जी वगैरह को क्या है, गिरफ्तार कर लिया गया था। अब कोई नेता उनके सामने नहीं था, तो लोग क्या हैं, नेता नहीं है तो वो परेशान हो जाते हैं, अब हम क्या करें, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, भविष्य की रणनीति क्या होगी। तो इस तरीके का कुछ नहीं था उनके पास। लेकिन इस समय लोग जो है इतने प्रताड़ित हो चुके थे, अति हो चुकी थी हर चीज़ की, तो अपने आप ही वो स्वतः स्फूर्त, उनको वो चले भी गए थे लेकिन हर जगह विरोध खड़ा हो गया था। तो इसको कहते हैं स्वतः स्फूर्त। जैसे कभी कभी कहते हैं ना, आपको सेल्फ मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, तो वही वाली चीज़ है। यह एक हिंसक आंदोलन था। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। आप कहेंगे क्यों हिंसक था? गांधी जी ने कहा था करो या मरो, मतलब अहिंसकता के लिए उन्होंने बात कही थी। और जो 1922 में उन्होंने चौरी चौरा कांड के कारण जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको वापस ले लेता, उसका कारण ही केवल एक था कि हिंसा हो गई थी, जबकि वो अहिंसा के पुजारी थे। तो अहिंसा की कुछ कुछ खबरें दिखाई देती हैं, इसलिए इस आंदोलन को पूर्णतः अहिंसक नहीं कहा जा सकता। लाठीचार्ज भी हुए, फायरिंग भी हुई, जनता ने अनेक जगहों पर हिंसक कार्यवाही भी की थी। तीसरा है, उच्च वर्ग के लोग तथा नौकरशाहों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया। गलत है, वो इस समय सरकार के वफादार बने रहे। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए था, अंग्रेजों के साथ ही भेज देना चाहिए था कि भाई आप जाइए वहाँ भी वफादारी करिए, फिर देखते हैं ये आपकी कितनी आवभगत करेंगे। तो सत्य कथन क्या है? 1 और 2 कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार बनी? हमें पता है, बलिया में बनी थी और सतारा में बनी थी। ठीक है, और मिदनापुर में भी बनी थी। सबसे लंबे समय तक सतारा की रही थी, तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 3, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो वो संगठन है फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की थी स्थापना। आपको बताया था पिछली वीडियो में 1939 में एक त्रिपुरी संकट आ गया था। त्रिपुरी संकट क्या था? कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के बारे में था। तो उसी के बाद सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया, क्योंकि 38 में वही थे कांग्रेस के अध्यक्ष, तो उन्होंने त्यागपत्र दिया वहाँ से और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। क्वेश्चन नंबर 5, लाल किला मुकदमा में कौन कौन से सैनिक शामिल थे? कौन कौन से सैनिक थे? जनरल मोहन सिंह नहीं थे। इन्होंने ही सबसे पहले दिमाग में आया था कि कौन सी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाए। अच्छा, लाल किला पर मुकदमा हुआ किस लिए था? आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाने का फैसला लिया गया था, जिसे लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। तो जनरल शाहनवाज थे, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो थे, और चौथे हैं जनरल प्रेम सहगल। ये सभी शामिल थे सैनिक। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर हियर, ए नहीं होगा। 2, 3, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। क्रिप्स मिशन हमें पता है 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया है। वेट अ मिनट, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में, क्रिप्स मिशन
इससे पहले आया था, क्योंकि मैं पता है ये मिशन जो है सही बातें नहीं कर पाया, असफल हुआ, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया है। नौसेना का विद्रोह कब हुआ है? फरवरी 1946 में। ये जो विद्रोह है नौसेना का विद्रोह, हमने देखा था कि भारत छोड़ो लिख दिया था एक नाविक ने, तो उसके गिरफ्तार कर लिया था। उसकी रिहाई के लिए लोग कह रहे थे कि हमें छोड़िए, उसको रिहा करिए। उसके बाद ये कह रहे थे समान वेतन दिया जाना चाहिए, और इंडोनेशिया में भी सैनिक चले गए थे, उनको वापस बुलाने की मांग की जा रही थी। इन सब के कारण नौसैनिक विद्रोह हुआ, और कहते हैं ये जो नौसैनिक विद्रोह है वो अंग्रेजों की ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। ठीक, और लास्ट स्टेटमेंट है लाल किला का मुकदमा 1945 नवंबर में हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2, 1, 4 और 3। तो बी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7, कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। इसे भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था। कैबिनेट मिशन सही है, क्योंकि 47 में हमें सत्ता मिल गई थी। इस मिशन ने भारतीयों में 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी। कैबिनेट मिशन ने संघीय केंद्र को केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों एवं संचार विषयों पर नियंत्रण की सिफारिश की। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? हम काफ़ी बार देख चुके हैं। क्लीमेंट एटली थे, लेबर पार्टी के थे। आप देखिएगा जिस तरीके की पार्टी आती है फिर उसी तरीके के काम भी होने लगते हैं। दक्षिणपंथी पार्टी आएगी, वो क्या करेगी? धर्म पे ज़्यादा जोर देगी, इस तरीके की पुरानी चीज़ों पे। और वामपंथी पार्टी जब आती है तो वो क्या है? सरकार की वही चीज़ों को बनाए रखेगी, लेकिन उनमें कुछ सुधार की बात करती है। ठीक है। और लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है ऐसे ही वहाँ पर ब्रिटेन में। तो कंजर्वेटिव पार्टी बड़े बड़े एलीट क्लास की बात करेगी, पुराने लोगों की बात करेगी। लेबर पार्टी जो है, जो निचला तबका है, मिडिल तबका है, उसकी बात करेगी। तो ये विचारधारा का चेंज यहाँ पर दिखाई देता है। आंसर हो जाएगा ए। ये क्लीमेंट एटली ही साइमन कमीशन के भी एक मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 9, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में वर्ग में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में कौन थे? वो थे मानवेंद्र नाथ राय। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए घटनाक्रम को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, इसीलिए 5 से 6 क्वेश्चन पूरे ये जो सीरीज है उसमें रखे गए हैं। सॉरी। तो काकोरी कांड कब हुआ है? 1925 में हुआ है, अगस्त में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है? ये 1928 में हुआ है। चटगांव में शस्त्रागार लूटा था सूर्यसेन ने, वो 1930 में लूटा था। और नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की है। तो यहाँ पे 1, 4, 2 और 3, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस केस का संबंध भारतीय मजदूर और कम्युनिस्ट नेताओं से है। सही स्टेटमेंट है। ये इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया जिससे कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट जो है नेता, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें अंग्रेज भी थे। ठीक है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और ताकि ये जो आंदोलन है, कम्युनिस्ट आंदोलन और मजदूर आंदोलन, वो पूरी तरीके से दबाया जा सके। इन पे 4 वर्षों तक मुकदमा भी चलाया गया। इस केस के तहत बंगाल के क्रांतिकारी सूर्यसेन को फांसी दी गई। गलत स्टेटमेंट है। इस केस के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए अनशन किया। ये भी गलत स्टेटमेंट है। सत्य कथन, केवल कथन एक सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। गांधी जी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे और डेमोक्रेसी को ही मानते थे, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो उन्होंने साम्यवादियों के खिलाफ जब सरकार दमन कर रही थी तो वो आ गए थे और आमरण अनशन कर रहे थे। तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? जो 1919 में संवैधानिक सुधार किए गए थे ना, उन पे विचार करना। ठीक है, सरकार कुछ करती है तो फीडबैक देखती है,
उसके बाद उसका रिपोर्ट देती है कि किस तरीके से उसकी पूरी प्रोग्रेस को देखती है, वही देखना। तो ये है संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। तो बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लखनऊ समझौता आप 1 मिनट में अपने मन में रिवाइज कर लीजिए, ये पहले हम लोग देख चुके हैं। यह 1916 में संपन्न हुआ, सही है। इसके तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों का स्वीकार कर लिया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। समझौते ने कांग्रेस के मध्य मार्गियों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो सत्य कथन यहाँ पे तीनों हैं, इसलिए आंसर होगा डी। इसी में नरम दल गरम दल एक साथ आ गए थे, मुस्लिम लीग की भी बात मान ली गई थी और कहा गया था कि ठीक है आपके लिए पृथक निर्वाचन दल हो और वो हो जाएगा, पृथक चुनाव क्षेत्र हो जाएंगे, सब कुछ। तो ये हुआ था कि सबको इकट्ठा लाने की यहाँ पे कोशिश की गई और एक संयुक्त मंच बनाया गया। इसमें अंबिका चरण मजूमदार जो हैं इसके अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई है और स्पेशली ये जो है यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम सम्राट वर्ग के प्रभाव में भी ये आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, गलत स्टेटमेंट है। मुसलमानों के लिए जो आरक्षित क्षेत्र थे उनमें कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, वहाँ पे मुस्लिम लीग का भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा अच्छा उसका भी नहीं था, उसे केवल 4.4% वोट मिले थे टोटल। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जिसे वो कहती थी ये मुसलमान का इलाका है, मुस्लिमों का इलाका है, वहाँ तो उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। ठीक है, दूसरा है 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था कांग्रेस ने, ये स्टेटमेंट सही है। कांग्रेस की सरकार 7 प्रांतों में बनी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बिल्कुल यही वाला जो स्टेटमेंट है ना, एक बार यूपीपीसीएस के क्वेश्चन में आ चुका है। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग जीती थी, गलत है, वहाँ तो एक सीट भी नहीं मिली थी। तो कौन से कथन सही नहीं है? 1 और 4 कथन सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? हिंदू महासभा की स्थापना हुई है 1915 में। इसने साइमन कमीशन का विरोध किया था। ठीक है, ये एक हिंदू पार्टी थी और कुछ हद तक ये जो है उत्तर भारत में ही सीमित रही। उस समय हिंदुओं के मध्य जाति और संप्रदाय के फर्कों को ख़त्म कर हिंदू समाज में एकता की कोशिश कर रही थी ये पार्टी। तो बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये सबसे पहले प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने, मोहम्मद इकबाल ने नहीं किया था, काफ़ी जगह मिलता है, पर चौधरी रहमत अली ने इससे पहले भी किया था। ये कौन थे? कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट थे जिन्होंने 1933 और 35 में लिखित 2 पर्चों में पाकिस्तान वर्ड कहा था। पाकिस्तान का मतलब क्या है? यहाँ पे पाकिस्तान या पाक प्लस स्थान, यानी कि पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, उस समय पे 1930 के दशक में किसी ने भी इनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया था। देखिए, अगर ये ऐसा स्वप्न ही ना देखते तो आज भारत पाकिस्तान डिवाइड ना होता। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया है? 1930 में। ये है 1930 में। 1930 पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू मानी जाती है। वर्ड उन्होंने कहा था, वर्ड कॉइंड बाय चौधरी रहमत अली, बट मोहम्मद इकबाल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, उसमें 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की ज़रूरत पर जोर दिया था। और इतिहासकार ये मानते हैं इकबाल नए देश के उदय पर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत करने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान उसको कह दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई?
तो ये मांग की गई है 1940 में। 1930-35 के लगभग तो ये वर्ड ही आया था, ठीक है। तो ये 40 में मांग इसकी की गई है मुस्लिम लीग के द्वारा। 40 क्वेश्चन नंबर 20, 1946 में संपन्न प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर मुस्लिम वोट लगभग 91% कांग्रेस को मिला, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग ने मध्य प्रांत की सभी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल कर ली, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 30 सीटें आरक्षित थीं और मुस्लिम वोटों में 86% उनको वोट मिले थे। और कुल 509 आरक्षित सीटों में 442 सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय मिली। तो आरक्षित सीटों की बात हो रही है, टोटल सीट्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। और ये कहा जाता है कि आबादी के केवल 10.12% लोगों को ही प्रांतीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार दिया गया था, ठीक। तो तीनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, ए, बी और 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो वो 1946 में, मार्च 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन, इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया, गलत है। इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। एक कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक वो भारत में रहा था और उसने ये भी कहा था कि भारत जो है एकीकृत ही रहने वाला है, कोई अलग होने वाला नहीं है। इसने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया था, सही है। उसके बाद केंद्र को केवल विदेश, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी तक सीमित रखने की बात की थी, ये भी ठीक है। इससे लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए उचित रूपरेखा का सुझाव देने के लिए भेजा गया था, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। केवल कथन एक गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को क, ख, ग 3 समूहों में समूहबद्ध किया जाना था। इस स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समूह का में कौन था? पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत थे, गलत है ये, ठीक है, ये गलत है। समूह का में थे हिंदू बहुल प्रांत। समूह खा में पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत थे, सही है। और समूह गा में कौन थे? पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत थे। तो ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। सही सुमेलन इसका दूसरी ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो 1 और 3 सही सुमेलित नहीं है, जबकि दूसरा जो है सही सुमेलित है। पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत समूह खा में थे, तो ये 1 और 3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गलत दे रखा है, ये यहाँ पे 1 और 3 कर लीजिए, ठीक है। तो आंसर हम लिख देंगे यहाँ पर बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे भी आंसर गलत है, तो बी कर लीजिए, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो आंसर हो जाएगा बी। और एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, समूह का, खा, गा, ठीक है। ये आप आराम से एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो ये मनाया है उन्होंने 16 अगस्त 1946 को। और मुक्ति दिवस कब मनाया था? वो तब मनाया था जब कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, तब उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। और अभी उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया है, डायरेक्ट एक्शन डे भी इसको बोलते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। 25, संविधान सभा के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदस्यों को सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुना गया, गलत है। सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था उस समय, इन्हें प्रांतीय संसद सदस्यों के द्वारा चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, बिल्कुल सही है, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि अधिकांश आरक्षित उसे जो सीटें मिली, लेकिन लीग ने सभा का बहिष्कार करना ही उचित समझा था। और उसका सोचना क्या था कि हमें अब पाकिस्तान की मांग को ही जारी रखना चाहिए, हमें अलग देश चाहिए। समाजवादियों ने इसका समर्थन किया, समाजवादियों ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि वे इसे अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संस्था मानते थे। तो ये भी गलत हो जाएगा। सत्य कथन है केवल 2, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। और संविधान सभा में 82% जो सदस्य थे वो कांग्रेस के ही थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे?
कौन थे सबसे पहले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सबसे पहले अध्यक्ष थे संविधान सभा के। 27 संविधान सभा के सदस्यों में किसका या किनका संबंध प्रशासन से था? प्रशासन से किसका संबंध था? तो वो संबंध था BN राव का, जो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, और दूसरे अधिकारी थे SN मुखर्जी, जो मुख्य योजनाकार की भूमिका में थे। ठीक है, ये जटिल भाषाओं को स्पष्ट विधिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। तो 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 28, नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? इसी उद्देश्य प्रस्ताव से क्या निकल के आई है? प्रस्तावना हमारे संविधान की। ठीक है, तो ये कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को रखा था ऐसा। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, अधिनियम दिए गए हैं और उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, सही स्टेटमेंट है ये। और दूसरा है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बिल्कुल ये भी ठीक है। सही सुमेलित कौन से हैं? दोनों ही सही सुमेलित हैं, इससे आंसर होगा हमारा सी। भारत में प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ने के साथ ही अंग्रेजों को चरणबद्ध तरीके से संवैधानिक सुधार करने पड़े। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम लाए गए। कभी कभी पॉलिटी में या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान उधार का थैला है या फिर भारत का संविधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम का ही विस्तृत रूप है, समझाइए। या सरकार अंग्रेजों द्वारा जो चरणबद्ध तरीके से संवैधानिक सुधार किए गए थे, तो उन्हीं के फलस्वरूप उन्हीं की अगली कड़ी में भारत का संविधान हमें वर्तमान संविधान दिखाई देता है। तो जब आप इस बात को लिखेंगे तो आप 1909, 1919, 1935 तीनों अधिनियम के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे और देन बताएंगे कि हाँ थोड़ा सा वहाँ से हमें दिखाई देता है पर पूर्णतः सत्य नहीं है। ठीक, इसीलिए ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा, ये ठीक है। और बाद में कहा गया था कि बाद में जो है प्रत्येक प्रांत अपने कामों के लिए कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा चुन सकता है। और लास्ट है, सभी प्रांतों को हिंदी या अंग्रेजी में काम करने का प्रस्ताव रखा गया, ये गलत है, अपनी मर्जी की भाषा चुन सकते हैं। ठीक है, और संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहा, जो कि एक सर्व स्वीकृत समाधान पेश किया गया, क्योंकि तमिलनाडु के लोग इस बात को नहीं मानते। वो कहते थे कि हमारी भाषा भी तो बहुत अच्छी है, आप उसको मानिए, हिंदी को ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हिंदी जो है मेनली उत्तर भारत की भाषा कही जाती है। सत्य कथन यहाँ पे 1 और 2 कथन सत्य है, इसलिए आंसर होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया गया था? तो नेहरू उस समय उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति का पद उनको प्रदान किया गया था 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्रता के बाद बने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं उपस्थित हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बिल्कुल था, अभी भी है। सभी नागरिकों की कानून की नज़र में समानता, ये भी सही है, आर्टिकल 14। छुआछूत के चलन की समाप्ति, ये भी सही है, आर्टिकल 16। और अछूतों के साथ साथ आदिवासियों को विधायिका और नौकरियों में आरक्षण, ये सही है, 16। और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो ये आर्टिकल्स भी आप यहाँ पे देख लीजिए, जिससे आप पॉलिटी को भी रिवाइज़ कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि पॉलिटी पूरी तैयार हो जाएगी इतना पढ़ने से, पर रिवाइज़ कर पाएंगे। तो ये चारों ही विशेषताएं उपस्थित थी, इसलिए आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी। 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्रता के बाद मूल संविधान में किए गए कुछ प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्षा और विदेश मामलों को केंद्रीय सूची, जबकि कराधान को राज्य सूची में रखा गया, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये जो कहा गया है केंद्र, ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये चीज़ें, कराधान को भी केंद्रीय सूची में ही रखा गया था और रक्षा विदेशी मामलों के साथ ही।
ठीक है, राज्य सूची में एजुकेशन थी और हेल्थ थे, तो इनकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से राज्यों पर थी, ना कि केंद्र पर। दूसरा, वन एवं कृषि को समवर्ती सूची में रखा गया, सही स्टेटमेंट है। और तीसरा है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जबकि विभिन्न राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया। ये स्टेटमेंट भी सही है। सत्य कथन 2 और 3 कथन सत्य है, इसलिए आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उनको आप कहीं पे किसी का आंसर लिखते टाइम, जैसे भीमराव अंबेडकर का ये स्टेटमेंट है, ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर के बारे में कोई बात आप लिख रहे हो या उनके बारे में पूछ दिया जाता है, जैसे मेन एग्जाम में यूपीएससी में पिछले 2-3 साल से पर्सनालिटी के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक बार विनोबा भावे के बारे में पूछा गया है, एक बार गांधी जी और BR अम्बेडकर के बारे में पूछा गया है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनके स्टेटमेंट्स को कोट करिए, तो उससे आपको ना मार्क्स थोड़े ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। यू कैन फेच मोर मार्क्स, और एक एक नंबर के लिए यहाँ पे लड़ाई होती है, तो आप ये लिख सकते हैं। तो इससे उनका कहने का क्या मतलब था कि नए अंतर्विरोध कैसे पैदा होंगे, कि कहीं पे तो हम बात करेंगे समानता की, फिर उसमें अपवाद ला देंगे कि भाई इतना इतना रिजर्वेशन मिलेगा। उसका राजनीतिक तो सब जगह एक होगी कि 2 तरीके की गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब सेम होगा। सबको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब सभी लोग वोट कर सकेंगे, लेकिन सामाजिक आर्थिक जीवन जो है असमान होगा। ठीक, तो यही वो बात करते हैं। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास के लिए निश्चित की गई नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीतियाँ, और कब? स्वतंत्रता के पश्चात। आर्थिक विकास नीतियाँ बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। और योजना आयोग को ख़त्म कर दिया है नीति आयोग ला करके। ठीक, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं पर सबसे अधिक बल दिया गया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। भारी उद्योगों के कारण ही जो नीचे के छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो चल पाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि स्टील का उद्योग अगर भारत में नहीं है, तो नीचे के छोटे उद्योग जैसे गेट बनाने वाले, पाइप बनाने वाले, और बहुत सारे बर्तन बनाने वाले, बहुत सारे औजार बनाने वाले, जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो नहीं चल पाएंगे। और जबकि बड़ा उद्योग होगा तो वो क्या करेंगे, स्टील बनाने वाली कोई कंपनी है, बर्तन बनाने वाली कोई कंपनी है, माना IK नाम की कोई कंपनी है, वो फ़ोन करेगी किसको, टाटा स्टील को, कि भाई हमें इतने टन स्टील भिजवा दीजिए, और वो उसके बाद स्टील भिजवा देंगे। तो भारी उद्योगों से क्या होता है, माना आपने केवल एक भारी उद्योग इस्टेब्लिश किया, लेकिन उससे बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग खड़े हो जाएंगे। और एक उद्योग अगर खड़ा होता है तो आपको पता है कम से कम 100-200 लोगों को, सैकड़ों लोगों को नौकरी इससे मिल जाती है। तो बहुत सारे घर यहाँ से भर जाएंगे। तो वो एक हमने पढ़ा था ना, डाउनवर्ड थ्योरी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सरकार ने केवल एक उद्योग डाला, लेकिन छन छन के बहुत सारे उद्योग, बहुत सारा रोजगार दिखाई देने लगेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। और तीसरा है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति का मूल आधार कूटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। वो उस समय विदेश मंत्री भी थे, और कूटनिरपेक्ष आंदोलन इसलिए बनाया था क्योंकि 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या हुआ, भारत पूरा विश्व 2 धड़ों में बट गया, USA और USSR। USSR जो आज का रशिया है, वो काफ़ी सारे देशों के साथ मिलकर के बना था। तो ये साम्यवादी गुट था और ये लोकतांत्रिक। तो ये क्या कहते थे नेहरू जी, कि हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, ना इनके में ना इनके में। अगर हम इनके में गए तो ये नाराज़ होगा, और इसके USSR में गए तो USA नाराज़ हो जाएगा। इसलिए हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, हम तटस्थ बनेंगे। और तटस्थ का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप चीन पे हमला कर दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम निर्णय लेने की जो क्षमता है या निर्णय लेने का जो अधिकार है वो अपने पास रखेंगे। हमें क्या करना है वो हम खुद से देखेंगे। तो ये विदेश नीति का मूल आधार था। ये स्टेटमेंट ठीक है। आजकल जो है थोड़ा चेंज हो चुका है, सिनेरियो भी बहुत चेंज हो चुका है। आजकल व्यापार ज़्यादा दिखाई देता है, राजनीति कम दिखाई देती है। तो सत्य कथन कौन से हैं, तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अब जैसे चीन ने ही अपने एक न्यूज़पेपर में अभी कहा है कि भारतीय हमारे सामान के बिना जिंदा नहीं रह सकते,
तो इस समय हो सकता है कि विदेश नीति थोड़ी चेंज हो जाए चीन के प्रति, पर व्यापार इस समय ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इन कंपैरिजन टू पॉलिटिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रपति महात्मा गांधी का निधन निम्नलिखित में से कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि वो उसका जो विचार था वो बहुत अलग था, हिंदुओं और मुसलमानों की सद्भावना और ये सब से मतभेद रखता था। वो कहता था कोई ज़रूरत नहीं हिंदू मुसलमानों की सद्भावना की बात करना। उस समय सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो गए थे। एक मूवी है बापू माई फादर, इस टाइप से कोई मूवी है, उसमें आप देखिएगा गांधी जी के जो बड़े बेटे हैं वो जब ये न्यूज़ सुन रहे हैं कि आज राष्ट्रपिता को इस तरीके से वो ख़त्म हो गए हैं या वो नहीं रहे, तो बहुत ज़्यादा अब हमारे राष्ट्रपिता नहीं रहे, नेहरू ने इस तरीके से कहा था जब, तो वो एक चाय की दुकान पे बैठा था, वो भी सुन के शॉक्ड होता था, जबकि उसके अपने पिता से बहुत ज़्यादा मतभेद थे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 37। खुदाई खिदमतगार संगठन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस संगठन के नेतृत्वकर्ता खान अब्दुल गफ्फार खान थे, सही है, जिन्हें मलंग बाबा भी कहते थे, और इनके मूवमेंट को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया था, और साथ ही ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। यह संगठन भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अशरफों के द्वारा बनाया गया था। गलत स्टेटमेंट है, ये वहाँ के द्वारा नहीं बनाया गया था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पे था, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नहीं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। और तीसरा है, इस संगठन के लोग हिंसक प्रदर्शनों एवं कार्रवाइयों के द्वारा स्वाधीनता आंदोलन में संघर्ष सम्मिलित थे। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। ये जो संगठन था वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था, और ये अहिंसा के द्वारा स्वाधीनता संघर्ष को समर्पित थे, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। किसे? अब्दुल गफ्फार खान को। और खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या है? ईश्वर के सेवक। असत्य कथन पूछा है तो 2 और 3 कथन यहाँ पे असत्य है, इसलिए आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 38। 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य से आयोजित किया गया था? बहुत बार हम देख चुके हैं, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु ये देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 39। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। इस आंदोलन के द्वारा पूर्वी भारत की जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से मना कर दिया। बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा, आपकी जो आज्ञा है उसकी हम अवज्ञा करेंगे, डिसओबे, इसीलिए इसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहा गया था। यहाँ से आप मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इस आंदोलन में महिलाओं की बड़े पैमाने पर सक्रिय भागीदारिता रही। सही है, महिलाएं बहुत ज़्यादा घर से बाहर निकली, विदेशी वस्त्र और शराब बेचने वाली दुकानों पे उन्होंने धरना भी दिया था। और लास्ट है, इस आंदोलन के दौरान रानी गेंडल्यू ने पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश विरोध की कमान संभाली थी। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। मणिपुरी जनता की बहादुरी से भरपूर इसमें भागीदारी रही थी इस समय पे, और नागालैंड की ये रानी थी। सत्य कथन, तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 40। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर लोगों ने जंगल कानून को तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शित किया था? तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य भारत में ये कानून तोड़ा गया था, इसलिए आंसर होगा डी। 1, 2 और 4। जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार, उसने बहुत ज़्यादा रूल्स बना दिए थे, आपकी ज़मीन का मालिकाना हक आपका है लेकिन मर्जी हमारी चलेगी, तो इसके कारण सरकार जो है इन्होंने जंगल कानून तोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 41। माउंटबेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में कांग्रेस की भारत की एकता की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई। सही है, वो कांग्रेस कह रही थी कि भारत को मत तोड़िए, तो ये कोशिश की गई थी। और पहले क्या था, एक विकल्प दिया गया था कि भारतीय रजवाड़े जो है स्वतंत्र रह सकते हैं, लेकिन बाद में ये चेंज करके क्या कहा गया, उन्हें या तो भारत में सम्मिलित होना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान में सम्मिलित होना पड़ेगा। दूसरी है, विभाजन की दशा में 2 डोमिनियनों तथा 2 संविधान सभाओं के निर्माण की बात की गई। ये स्टेटमेंट भी सही है। यदि विभाजन में गतिरोध उत्पन्न हुआ तो एक सीमा आयोग का गठन भी किया जाएगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। सत्य कथन, तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा डी।
और इसमें क्या है, बंगाल को स्वतंत्रता, बंगाल अलग होने की बिल्कुल मांग कर रहा था तो मना कर दिया गया। हैदराबाद की पाकिस्तान में सम्मिलित होने की मांग भी अस्वीकार कर दी गई। आप देखिए हैदराबाद बिल्कुल इंडिया में नीचे की तरफ पड़ता है, ऊपर पाकिस्तान, तो किस तरीके से वो इसमें शामिल होता, तो ये मना कर दिया गया। और सिंध इस संबंध में अपना निर्णय स्वयं लेगा, ये कहा गया था। सिलहट में जनमत संग्रह किया गया और माउंटबेटन की इस योजना को कांग्रेस तथा लीग दोनों ने ही स्वीकार कर लिया था। और सीमांत प्रांत जो थे उनमें जनमत संग्रह द्वारा ये तय करना था कि भारत में शामिल होंगे वो या फिर पाकिस्तान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, अंतरिम सरकार के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार के गठन के समय वेवेल भारत के वाइसराय थे। सही स्टेटमेंट है। वेवेल के बाद कौन आए, माउंटबेटन आए हैं। और ये अंतरिम सरकार 1946 अगस्त में गठित की गई थी। 2 सितंबर 1946 को उपराष्ट्रपति कौन थे अंतरिम सरकार में? जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। ये स्टेटमेंट ठीक है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई उसमें मुस्लिम लीग भागीदार नहीं थी। और लास्ट है, वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण विभाग के प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया था। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कुछ इस तरीके से याद किया करिए। वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बहुत ज़्यादा पूरे देश को एकीकरण के लिए काम किया था। तो कुछ लोग होते हैं ना घर को जोड़े रखते हैं, तो उसी तरीके से वल्लभ भाई पटेल ने भी काम किया, तो इनका गृह मंत्रालय हो गया। ठीक है। तो सत्य कथन यहाँ पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 43, नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में किन केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था? नेहरू और लियाकत अली, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच एक समझौता हुआ था। तो किस बात के लिए? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए समझौता हुआ था, जिसे नेहरू लियाकत समझौते के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या हुआ, हिंदू संप्रदायवादी जो थे उन्होंने इसका विरोध किया और बंगाल के कैबिनेट मंत्री जो थे 2, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसलिए 1 और 2 आंसर यहाँ पर सही है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन हैं, पुराने तो हमने देख लिए और देखते भी रहते हैं, ये कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो ये आपको बनाए गए, इनको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। इसके सदस्य फजल अली, सही है, जस्टिस फजल अली। KM पनिक्कर, ये भी ठीक है। और हृदयनाथ कुंजरू, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। ठीक है। और बाकी सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 45, पंचशील सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अनाक्रमण का आश्वासन दिया गया था। सही स्टेटमेंट है। देखिए पंचशील सिद्धांत 5 बातें कही गई होंगी, 5 सिद्धांत। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, पारस्परिक अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, समानता और परस्पर लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इसकी बात की गई थी। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में है। किसी देश आंतरिक मामलों में, कोई भी देश एक दूसरे की अहस्तक्षेप की बात की गई थी। मतलब कि अगर माना चीन में कुछ हो रहा है तो भारत जाके हस्तक्षेप नहीं करेगा, और भारत में कुछ हो रहा है तो चीन आके हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो ये बात सही है। समानता और परस्पर लाभ की भावना निहित है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। यहाँ पे 5 पंचशील सिद्धांत दिए गए हैं, कौन कौन से आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश देना, सही है। ये नियोगी समिति की सिफारिशों पे इसको बनाया गया था। वैसे इस पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, पर क्योंकि हम आफ्टर इंडिपेंडेंस को देख रहे हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आएगा पेपर 1 में, GS पेपर 1 में आ सकता है कि ऐसी कौन सी संस्थाएं थीं जिन्होंने स्टार्टिंग में स्वतंत्रता के पश्चात भारत को में योजना बनाने का काम किया, या उसके जो प्रगति हुई है उसमें उनका योगदान है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है।
राष्ट्रीय योजना के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा का आकलन करना, ये भी ठीक है। विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक नीतिगत प्रश्नों पर विचार करना, ये भी सही है। सत्य कथन है, तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 47, कुमारप्पा समिति का संबंध किससे है? बिल्कुल नया सा नाम लग रहा होगा ना। कुमारप्पा समिति का संबंध है भूमि सुधार से, ठीक है। इस समिति ने अपनी 1949 में रिपोर्ट दी, जिसमें ये कहा कि सिर्फ वे ही व्यक्तिगत खेती करने वाले कहलाएंगे जो कम से कम कुछ शारीरिक श्रम करते हों और वास्तविक कृषि प्रक्रियाओं में भाग लेते हो। ये नहीं है ए का बहुत बड़ा सा खेत है, उसने क्या किया, उसने अपनी जो है इस पे लगा दिया और कोई भी श्रम वो खुद नहीं कर रहा है, कह रहा है हम तो किसान हैं, हम तो खेती करते हैं। तो व्यक्तिगत खेती वो नहीं करता है, शारीरिक श्रम वो नहीं करता है, वो एसी की हवा में केवल बैठा रहता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 48, विनोबा भावे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की, सही स्टेटमेंट है। सर्वोदय समाज क्या करता था, रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था और ये अहिंसात्मक तरीके से देश में परिवर्तन लाने की बात करता है। भूदान आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक के पोंचमपल्ली से की, गलत। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोंचमपल्ली से की थी उन्होंने, ना कि कर्नाटक में। और ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा से की, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये भूदान आंदोलन का एक नया रूप ही था, उसका नाम था ग्रामदान। पूरा उन्होंने ग्राम ही वो लोग दान कर दे रहे थे। तो सत्य कथन पूछे हैं, 1 और 3 कथन सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया, 1936 में किया था, सही है। जनजाति फेडरेशन की स्थापना की, सही है, 1942 में। अखिल भारतीय जनजाति संघ का निर्माण किया, ये भी ठीक है। और रिपब्लिकन पार्टी का भी गठन किया 1957 में, ये कथन भी सही है। तो सत्य कथन क्या है, चारों सही हैं, इसलिए आंसर होगा यहाँ पर डी। अंबेडकर के बारे में सब चीज़ें जरूर से पढ़ लीजिएगा। उनकी बुक कौन सी है, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, और जितनी भी उनकी संस्थाएं हैं सारी पढ़ लीजिएगा। कहाँ के वो रहने वाले थे, महार जनजाति के, महार जाति से थे, सब कुछ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस बार अंबेडकर पे क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है और प्री में भी आ सकता है, क्योंकि अंबेडकर जो है पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। जो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, भूमि हदबंदी कानून सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? जिस राज्य में सबसे ज़्यादा भूमि दिखाई देगी, तो भूमि हदबंदी कानून जो था सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। तो आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।